हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर एजुकेशनल सागर्स। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि कुछ दिन पहले हमने सीबीएसई का सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कशन किया था और पूरा वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आंसर्स की तो और मार्किंग स्कीम्स की, यानी किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़कर उसके बाद उनका आंसर सॉल्व करके बेटर मार्क्स हम सब एग्जाम में पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक चीज़ की आप विशेष ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में जो आपको परफेक्ट आंसर आता रहे उसी के बारे में लिखिए और उससे रिलेटेड ही आंसर लिख सकते हैं। आप कहीं भी ऐसा आंसर मत लिखिए जिसके कारण से आपका जो मार्क्स है वो लेस बहुत ही कम प्राप्त कर सकें आप। तो हम बात करेंगे कि आंसर नंबर फर्स्ट की, जो कि इसमें दिया था क्वेश्चन में कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, यानी फेरस सल्फेट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसमें तीन ऑब्जर्वेशन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला दिया गया है इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, यानी जो उसका कलर हो जाता है वो रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। बात करते हैं दूसरा, तो कलरलेस गैस जो होता है इसमें इवॉल्व होता है और एक प्रकार, और तीसरा जो होता है कि जब गैस निकलेगा तो एक प्रकार की स्मेल वहाँ पर सूंघने को मिलता है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये फेरस सल्फेट को ही ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया गया है। और करके जो क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें कि आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट जो होता है कि अगर 1 मिलीलीटर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एडेड टू 1 ग्राम ऑफ द सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। तो डायरेक्ट बात की है कि हमें दो प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। पहला जो होता है वो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, दूसरा जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में जो दिया गया है केमिकल्स नेम और केमिकल फार्मूला पूछा है साल्ट का, जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले बात करें, आंसर जो इसका होना चाहिए वो है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3 10H2O। 3 की बात करें, 3 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो जिसमें से पहला आंसर होगा चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दिया होगा। इसका रीजन भी पूछ रहा है ऐसा क्यों होना चाहिए, तो इसका रीजन यही होगा क्योंकि ये सेम फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंस नहीं होता है। नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन दिया है व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून, तो इसका जो आंसर होगा इसलिए क्योंकि द लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड एट द नून। अगर नून की बात करें तो नून में जो सन का लाइट होता है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड हो पाता है। तो नंबर 5 की बात करें जिसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा दोनों, कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप द मिरर एंड द लेंस आर दिस। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा बोथ द कनकेव। कनकेव का एक दूसरा नाम दिया गया है कनकेव लेंस का, जो कि हम सब जानते हैं कि प्लानो कनकेव लेंस, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक और करके दिया गया है। जैसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने कि द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू अ रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। और करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पास विदाउट स्कैटरिंग एंड डेविएशन। तो अब बात करते हैं, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जो 6 का पहला है कि द इमेज फॉर्म द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, ये रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। और ये इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर का। और जो आर करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेम द पार्ट ऑफ द लेंस, लेंस पूछा है कौन सा लेंस होगा जिसमें लाइट रेज बिना स्कैटर के पास हो जाती है। तो आपको बताना है क्या, ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें से आपको ये सब सेंसर एक ही बात कर रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1 नंबर के होंगे। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 आप वीडियो में देख सकते हैं कि नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो दिया गया इन द अरेंजमेंट सो इन द फिगर देयर आर द 2 कॉइल्स अराउंड द नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड identically the key is not inserted in the circuit, later the key is inserted and then removed shortly after। तो इसका जो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस पूछा है कि व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। गैल्वेनोमीटर रीडिंग के दौरान कौन से 2 ऑब्जर्वेशन नोट किया जाता है। तो आप बता सकते हो पहला जो होगा वो देयर आर द मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा ये होगा कि द रिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें से आपको 1 नंबर मिलेगा। नंबर 8 की बात करें
तो इसमें 8 में क्वेश्चन में पूछ रहा है द अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने फिजिक्स में ये पढ़ाई होगा, तो आप डायग्राम बनाकर आप उसका रीजन भी लिख सकते हो या उसके बारे में डिफाइन भी कर सकते हो कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किस साइड होना चाहिए। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द कंसंट्रेटिंग सर्किट सेंटर ऑन द वायर, जो कि आपके वीडियो में फिगर जो है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो और करके 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो उसका जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा कि वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेम अक्रॉस ब्रोथ, और जो और करके जो दिया है तो W इक्वल टू क्या होता है QV। यानी यहाँ से अगर बात करें कि V इक्वल टू यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप जानते ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्राइब यहाँ कर देते हैं आप सबको कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू क्या होता है कि W अपान Q होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से W निकालते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, W इक्वल टू हम लोग देखते हैं कि W इक्वल टू हमें मिलता है Q इंटू V, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। 9 नंबर आंसर यही होगा। अब बात करते हैं 10 की। 10 में जो दिया है क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि वेन्स आर द थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स जस्टिफाइंग, सॉरी 1 नंबर का जो दिया गया है क्वेश्चन, तो 10 की बात करते हैं तो दिया है वेन्स हैव थिन वॉल्स, क्योंकि वेन्स का जो वॉल्स होता है वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, कि बहुत ही अधिक ब्लड का प्रेशर जो होना चाहिए उसमें अप्लाई नहीं होना चाहिए। एंड दे हैव द वॉल्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, उनके पास एक वॉल्व पाया जाता है जिसके द्वारा एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में आसानी से ब्लड जो होता है वो पहुंच जाता है। आपको यही डायरेक्ट आंसर लिखना है। नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 जो है उसमें 2 क्वेश्चन और करके दिया गया है, तो इसमें और करके भी आंसर आपको हम समझा देते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्बेशन ऑफ द ब्लड। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आंसर जो इसका फर्स्ट का होगा कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम सब विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया के द्वारा ये अधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो और करके जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको मालूम होना चाहिए गोट होगा, क्योंकि हर्बीवोरस ये जो है वो हर्बीवोरस एनिमल है, और हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वे केवल ग्रास को खाते हैं और उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, कि जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का पालन कर सके। अपने भोज्य पार्टिकल्स को जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं जो ग्रास के रूप में रहते हैं उसको ये आसानी से खा सकते हैं और डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन हाउ द ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्मिंग अ एसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो आप ओजोन के बारे में तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो जैसे कि जानते हो कि ओजोन लेयर जो होता है वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो पृथ्वी पर आता है सनरेज के द्वारा, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन का फार्मूला जो होता है वो होता है O3। O3 कहीं भी लिखा रहे तो आप समझ जाना ये हम ओजोन की बात कर रहे हैं। और करके जो क्वेश्चन दिया गया है वो है गिव रीजन व्हाई द फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। आपको बताना है कि फूड चेन क्यों 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। तो आपको आंसर क्या बताना है कि द लॉस ऑफ द एनर्जी एट द ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजुअल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिकल लेवल। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या होती है, ट्रांसफर होती चली जाती है। तो इसीलिए इसकी जो निश्चित सीमा दी गई है वो केवल 4 लेवल तक ही दिया गया है। 4 लेवल के बाद ये क्रॉस नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दिया गया है स्टेट द रोल ऑफ द पैंक्रियास इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फूड। अब फूड में पैंक्रियास का रोल क्या होता है तो आपको बताना है। तो क्या बताओगे, द पैंक्रियास सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन ऑफ डाइजेशन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द इमल्सिव फैट। यानी पैंक्रियास जो होता है डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट्स करता है, ठीक है। सेक्रेट्स करने के बाद उसमें एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन्स मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं 14 की। 14 में क्वेश्चन में दिया गया असर्शन और रीजन दिया गया है। तो जो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, तो सी जो होगा वो सही होगा। इसमें क्या होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन जो होगा उसका वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि असर्शन और रीजन में दिया गया है कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। इसका रीजन द लेंथ ऑफ द कंप्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन्स वेरी ग्रेटली।
तो अब बात करते हैं, देखिए बोथ असर्शंस एंड रीजन जो दिया गया है तो वो तो दोनों सही है। अब रीजन जो होगा वो नॉट करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये असर्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है। अब बी की बात करते हैं तो बी में भी आपको यही दिखाई पड़ता है कि बोथ असर्शन और रीजन जो होगी वो करेक्ट होंगे, लेकिन रीजन जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। अब 16 की बात करते हैं। 16 में सेम क्वेश्चन दिया गया है, ये भी 1 नंबर का है आपका असर्शन और रीजन में, जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों क्या होंगे, इसमें सही होंगे। रीजन जो होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि असर्शन को एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सॉरी 17 की बात करते हैं तो 17 में देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, एनर्जी इज रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। यानी 17 से देखना है कि आपको फॉलोइंग को रीड करना है और 4 क्वेश्चन जो दिए गए उसको आंसर लिखना है आपको। तो यानी पहला जो दिया गया है, एनर्जी इन द केस ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, किसके द्वारा है, तो आपका आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रीथिंग, दूसरा दिया है टिश्यू रिस्पायरेशन, तीसरा दिया ऑर्गन रिस्पायरेशन और चौथा जो दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, टिश्यू रिस्पायरेशन। अब 17 का सेकंड बात करते हैं तो जो दिया गया है नीचे ग्राफ के द्वारा शो किया गया, उसका जो आंसर होगा वो होगा एनरोबिक रिस्पायरेशन। आप डिफरेंस बिटवीन तो जानते हो कि व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, व्हाट इज एनरोबिक रिस्पायरेशन। जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एरोबिक होता है। जिसमें अब्सेंट यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है उसे क्या बोलता है, एनरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसी में 17 का थर्ड जो है वो ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। तो ग्राफ में जो इसका आंसर होगा वो बी वाला होगा, एरोबिक, एनरोबिक और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर एंड कंस्टिट्यूएंट इन एरोबिक एंड लो इन एनरोबिक। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्लॉट ए प्लॉट बी दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा सी वाला होगा, क्योंकि सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर ओनली आएगा। अब फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में जो दिया गया है वो स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द इनकरेक्ट फॉर्मेशन दिया है। तो इसका आंसर होगा कि ए लोकेशन एरोबिक साइटोप्लाज्म एंड एनरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिएक्शन के द्वारा आपको मालूम हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में ही एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों होता है, एनरोबिक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, ये आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं 18 की, तो 18 में जो दिया गया है उसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताने भी हैं आंसर। इसका जो 18 का फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा सी, CS, RB, K, Na और Li। तो अब 18 की सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड का जो आंसर होगा वो बी होगा, एज हाइड्रोजन कैन इजिली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। और तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा का जो होगा वो फर्स्ट होगा यानी ए होगा, F। और फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ का जो होगा वो सी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। सही बात है कि अगर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, जो हम ग्रुप में जब बात करते हैं नीचे की, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना वो गेन करेगा उतना ज़्यादा डिक्रीज होता वो चला जाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5th का जो आंसर होगा वो डी होगा, F and Li आर इन द सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियोडिक एटॉमिक। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, और अभी एक क्वेश्चन और बचा है, 19 की बात कर लेते हैं। तो 19 में जो है उसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर होगा, पहले का होगा बी यानी कन्वेक्स, और दूसरा होगा कि क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ द पावर ऑफ द लेंसेज Li एंड L2 आर इन द रेशियो ऑफ द 4:1, what would be the ratio of the focal length of Li and L2। तो इसका आंसर जो होगा इसको आपको सॉल्व करके ही पता लगाना पड़ेगा। जब सॉल्व कर लेंगे तो स्क्रीन के सामने आपके दिखाई पड़ रहा है, पहले P1 होता है 1/F1 और P2 वहाँ से निकाल लीजिए, P2 1/F2, दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो 1/4 प्राप्त होगा, इसीलिए आंसर जो होगा वो बी वाला सही होगा। तीसरा आंसर बात करते हैं, तीसरा जो होगा, तीसरे का ए होगा कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नंबर 4 की बात करें तो M = होता है V/U। जैसा मैग्नीट्यूड जब आप मैग्नीफाइड जब निकालेंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा M = V/U। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से U आपको क्या निकलेगा, 8 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर जो होगा वो सी वाला आपका सही होगा। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 का जो होगा सी नंबर वो सही होगा, not so thick lenses would not make the telescope very heavy and will also allow considerable amount of the light to pass through them। ये सी वाला जो होगा वो सही होगा। अब 20 का बात करते हैं, 20 का तो 20 इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब 20 में 5 क्वेश्चन सॉरी दिए गए हैं, तो उसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला होगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, और सेकंड वाला जो सही होगा वो बी वाला होगा, द बार विल बी द मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। 3 की बात करें तो 3 का जो फर्स्ट होगा वो ए बार मैग्नेट, और फोर्थ नंबर होगा डी ओनली सेकेंड, और फिफ्थ होगा फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 30 एम्पी। अब ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होता है, जो कि आपका 1 नंबर का होता है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी जो होता है वो 21 से चालू होगा। अब 21 का सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देते हैं, फिर उसका आंसर धीरे धीरे चलते हैं, जो कि आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन है कि बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये पहला है, और करके जो क्वेश्चन दिया गया, इन बर्ड्स एंड द मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाइल जूस मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक enzyme. Bile salt breaks the large globules of the fat in the intestine to smaller globules, increase the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsify action of the soap on dirt. जो और करके जो दिया गया था क्वेश्चन, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट के सेपरेटेड की बात करते थे, ऐसा रीजन क्यों होता है? तो अब बात करते हैं, देखिए दिया गया द सेपरेशन कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग, क्योंकि यही सेपरेशन जो हार्ट का जो सेपरेशन होता है इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना होने पाए। यदि ऐसा हो गया तो कोई भी मेंबर्स जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो अब फ्रॉम करते हैं मिक्सिंग अलाउ द हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बहुत तेजी के साथ हमारे बॉडी में होता है। दिस इज यूजफुल टू इन द एनिमल दैट ऑफ द हाई एनर्जी नीड, इसीलिए जो जानवरों के पास होते हैं उन्हें हाई एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे बर्ड्स की बात कर लें चाहे मैमल्स की बात कर लें, ठीक है। इसीलिए इनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। 22 की बात करते हैं, ये भी आपका 2 नंबर है। 22 में क्वेश्चन दिया गया, स्टेट द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इट इसेंशियल दैट कीप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। तो इसका आंसर जो होगा, इक्वेशन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है फोटोसिंथेसिस का, कि 6CO2 + 6H2O अगर रिएक्शन कराते हो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, पहला। दूसरा बता सकते हो कि कन्वर्सन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, जो कि इक्वेशन के ऊपर आप सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब एक स्टेप और दिया गया है, जिसमें दिया गया है दीज स्टेप्स नीड टेक प्लेस वन आफ्टर टू अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट्स take up carbon dioxide at night and prepare to immediately which acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब बात करते हैं 23 की। 23 का पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, फिर उसका आंसर आपके स्क्रीन के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन इन अ कंपाउंड विथ अ वैलेंसी ऑफ द 4। हाउ इज द, आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। हाउ इज द कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन इट्स द कंपाउंड्स? तो इसका आंसर होगा कि बर्न कंपाउंड इन एयर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व टर्न लाइम वाटर मिल्की। और दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो शेयर का जो अगर देखा जाए तो कार्बन के अंदर ही यह गुण पाया जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है तो 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। तो और करके जो क्वेश्चन दिया गया है, तो दिया गया है द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज मोर देन द दोज फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय 2 रीजन। तो डी ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन कैटनेशन। दूसरा पॉइंट दे दिया गया है कि सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ द 4 इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसी के द्वारा वो बॉन्ड्स को बना सकते हैं, और इनके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। इनको तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर ये ब्रेक डाउन होता है, नहीं तो वास्तव में रियल टाइम में वो जल्दी टूटते नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। तो अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। अब बात करते हैं 24 की। 24 में जो दिया गया है वो PQRS सेक्शन में डिवाइड किया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो जो होगा पहला और दूसरा बात कर लेते हैं। S इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन P और P इज ग्रेटर देन Q। तो सेकंड वाला जो आंसर होगा QU एंड QSO4 होगा। CU
पहले में जो सेकंड वाला जो होगा Cu होगा एंड QSO4 होगा, जिसमें आपको एक एक नंबर दोनों के मिलेंगे। 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 में जो दिया गया वाइट प्रिज्म की बात करते हैं। तो वाइट प्रिज्म में एक प्रिज्म लेते हैं, जब व्हाइट लाइट उसमें पास कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कलरलेस जो होते हैं लाइट रे 7 कलर जो होते हैं वो हमें दिखाई पड़ना चालू कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो फिनोमेना होता है ये क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। क्यों? क्योंकि वायलेट लाइट जो होता है वो प्रिज्म के अंदर बहुत धीमा चढ़ता है और रेड जो होता है बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करता है। इसीलिए जो होता है डेविएशन ऑफ द वाइट लाइट इज मैक्सिमम दैट द रेट ऑफ द मिनिमम। इसीलिए वायलेट लाइट जो होता है वो दिन के समय बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है, और रेड जो होता है बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। यही मेन कारण होता है। क्यों? क्योंकि डिस्पर्सन हो रहा है। तो वायलेट लाइट जो होता है वो प्रिज्म के अंदर धीमे से चलेगा और रेड जो होगा बहुत तेजी के साथ चलता है। इसीलिए दिन के समय जो होता है चारों तरफ हमें आसमान जो होता है आप देखिए तो हमें क्या नीला दिखाई पड़ता है और कभी कभी रेड भी दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब 26 की बात कर लेते हैं। 26 जो है वो क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, डायग्राम बनाकर दिया गया था। तो जिसका सोल्यूशन है कि द ओवरऑल करंट स्पीड नीडेड 9 एम्पियर, द वोल्टेज दिया गया था 12 V। तो आप यहाँ ओम का नियम लगाइए, V = IR। यहाँ से आपको R निकलेगा। तो जब R निकल जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 लगा दीजिए, ठीक है। सीरीज के माध्यम से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, जो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो आएंगे वो सभी आएंगे क्या? 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिखाया गया था सीड्स नंबर दिखाए गए थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। जब इनका आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा? इनका रेशियो यही मिलेगा कि द रेशियो ऑब्टेन इज 9:3:1 in which the parental as well as a new combination are observed. These indicate that the progeny plants have not inherited a single whole gene set from each parent. Every germ cell take one chromosome from one pair of the maternal and the paternal chromosomes. When two germ cells combine, segregation of the one pair of the characteristics is independent of अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स। जो और करके जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था इन ह्यूमन देयर इज 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्ड, क्योंकि 5% चांस होते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं जीन्स जो होते हैं इनहेरिटेड होते हैं उनके पेरेंट्स से, कि वही बता सकते हैं कि बॉय होंगे कि गर्ल होंगे। लेकिन वोमेन के पास जो होते हैं परफेक्ट पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स यानी XX, बट मेन के पास जो होते हैं वो क्या होते हैं? XY होते हैं। तो अब बात करते हैं, एक चीज़ और दिया गया है नीचे, ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट X क्रोमोसोम। सभी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर्स रिगार्डलेस ऑफ द वेदर दे आर बॉयज और द गर्ल्स। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। अ चाइल्ड हु इनहेरिटेट्स an X chromosome from her father will be girl and one who inherits Y chromosome from him will be a boy। अब बात करते हैं 28 की। तो 28 क्वेश्चन जो दिया गया, प्लास्टिक कप्स वेयर यूज टू सर्व द इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज, दिस कुड बी द रिटर्न टू द वेंडर्स। ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, जो कि इसका रीजन पूछ रहा है, व्हाट आर द रीजन फॉर द शिफ्ट फ्रॉम द प्लास्टिक ऑफ द कूलर्स एंड दे फाइनली टू पेपर कप्स। तो इसका आंसर होगा यूज ऑफ द प्लास्टिक कप्स रेस टू कंसर्न द टूवर्ड्स हाइजीन, दस दे आर द रिप्लेस्ड बाय डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स। प्लास्टिक कप्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हार्म द एनवायरमेंट फ्रेंडली, दे आर दस रिप्लेस्ड बाय द कुल्हर्ट्स। मेकिंग द कुल्हर मेड ऑफ द क्ले ऑन अ लार्ज स्केल रिजल्टेड इन लॉस ऑफ द क्रॉप ऑफ द फर्टाइल। नाउ डिस्पोजल पेपर कप्स आर यूज्ड बिकॉज द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली मटेरियल विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये है 28 का आपका 3 नंबर का आंसर। अब 29 का आंसर आपके स्क्रीन के सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, कहाँ और कैसे यूरिन जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है कि ब्लड पासेज थ्रू द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन, आप तो जानते ही हैं। पासेज थ्रू द ग्लोमेरुलस इन द बाउमन कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये भी जानते हैं। फिल्ट्रेट इनिशियली हैज द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, साल्ट्स एंड नाइट्रोजनियस वेज। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो वाटर होगा ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड रीअब्जॉर्ब, सेक्रेशन ऑफ द एक्सेस वाटर, साल्ट एंड यूरिया विच मेक्स अप द यूरिन। ये है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि 29 है। 30 की बात करें, 30 तो बहुत ईजी हमें दिखाई पड़ रहा है, आपको भी स्क्रीन के सामने बहुत ही ईजी दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो दिया गया चार्ट के द्वारा, उसमें से क्वेश्चन पूछा है। तो पहला इसका जो होगा ए का आंसर होगा वो
अंडरगो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एसिडिफाइड वाटर। और बी वाला जो होगा AgCl यानी 2AgCl है, तो सनलाइट की उपस्थिति में अगर AgCl को तोड़ते हैं तो 2Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और नो रिडक्शन ऑफ द नो मेंटेनिंग स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब 31 की बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या है 3 नंबर का है। 31 में जो कि 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसमें पहला जो होगा डी, और डी एस इट इज़ वन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल इन द ग्रुप 2, और जो सेकंड होगा सी होगा एस इट इज इन ग्रुप 18 नोबल गैसेस, और जो थर्ड होगा ई एस बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। 31 की बात करते हैं। अब 32 का देख लेते हैं, जो कि सामने आपका हल किया गया है कि कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। आपको फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैसे होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी देख लेते हैं, उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे कि कितने सेल्स में आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। उनके अनुसार कम्बिनेशन करेंगे तो आंसर फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। जो बी वाला है वो दिया गया है एनी कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आप सब जानते हैं कि एनी कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्री आयन जो होते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द फ्री आयंस, क्योंकि उनमें जो फ्री आयंस होता है वो मौजूद नहीं होता। अगर फ्री आयंस होगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होगा आसानी से कंडक्ट कर जाएगा, बट दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड द एक्वस स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। अब बात करते हैं 33 की। 33 का आंसर जो है इसके सामने आपके दिखाई पड़ रहा है। तो जो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंपेरिजन किससे करते हैं? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम से। Since the refractive index of the diamond is more, hence the speed of the light is lesser in diamond. Let the speed of the light in a water wave and the diamond be W. Refractive index of the diamond WRT water is the same and speed of the light in a water, speed of the light in diamond. दोनों का कंपेरिजन करके यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा n = जो होगा 2.42 / 1.33। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो ओवरऑल आंसर आता है वो आता है 1.82। 34 की बात करते हैं। 34 का आंसर आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कि मैच द फॉलोइंग pH वैल्यू 1 7 10 30 टू द सॉल्यूशन गिवन बिलो। दिया है मिल्क, मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूस, ब्राइन, एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बेटर, ठीक है। और दिया एक्सप्लेन अ बैलेंस्ड रिएक्शन द रोल ऑफ द बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ द बेकिंग सोडा। तो आंसर देख लेते हैं। पहला मिल्क का मैग्नीशिया का 10 होता है, गैस्ट्रिक जूस का 1 होता है, ब्राइन का 7 होता है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है 13 होता है। बेकिंग सोडा अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू फॉर्म द, अगर बेकिंग सोडा जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में अंदर जाता है तो हमें क्या प्राप्त देखने को मिलता है? NO2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, NH2O। कार्बन डाइऑक्साइड मिल्क जो होता है वही केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाता है हीट करने के बाद। यानी आपका रिएक्शन देखिए, आपके रिएक्शन के सामने शो कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूजेस कहाँ किया जाता है? इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशन में कर सकते हैं। एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड स्टमक को, जब अधिक मात्रा एसिड की हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। ये आपका आंसर सही है। अब और करके जो आंसर दिया गया है वो है आपका, देखिए सामने ए में बी होगा, बी वाला जो होगा CaDB होगा। ड्यू टू द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। अब जिप्सम को यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट को प्लस हेमीहाइड्रेट को आप रिएक्शन कराइए तो मिलेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के होंगे 2, ठीक है। तो थर्ड की बात करते हैं तो मेकिंग टॉय डॉल्स ऑफ द स्टेटस, फिक्सिंग ब्रोकन लिम्स, मेकिंग डेकोरेटेड मटेरियल्स, आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अब 35 की बात करते हैं तो डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। सबसे ऊपर जो दिया गया है वो पॉलन ग्रेन है, उसके नीचे जो मौजूद है वो स्टिग्मा है। मेल जर्म सेल्स जो दिखाई पड़ रहा होगा पॉलन ट्यूब है। इसके बाद बीच में क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है। फीमेल जर्म सेल्स भी क्या है? मौजूद है। ये क्या है कि हाउ जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा कैसे होता है, डायग्राम के द्वारा शो कर दिया गया है आपके। अब एक एक करके हम आंसर देखते हैं, जो कि आपका 5 नंबर का आंसर है ये आपका, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, स्टम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। The pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If the transfer of the pollen grains in the same flower, it is referred to as the self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as the cross-pollination. After the pollen lands on a suitable stigma, it has reached to the female germ cell, which are in a ovary. From this a tube grow out of the pollen grain and it travels through the style of the reach to the ovary. फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। The male germ cells produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells of the fertilization gives the zygote. After fertilization, the zygote divided into several times of the to form an embryo. अब बात करते हैं
within the ovule develops the tough coat and is gradually converted into the seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Meanwhile the petals, sepal, stamen, stylus, stigma, main, the survival and the fall off. अब 36 की बात करते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो 36 का जो आपको डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन दिखाया गया था, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को डिफाइन कर दिए थे, यहाँ सभी का आंसर डिफाइन कर रहे हैं। तो आंसर जो है वो दिया है कि द लम्प्स आर इन अ पैरेलल। एडवांटेज जो है इसका, इफ वन लैम्प इज faulty, it will not affect the working of the other lamp. They will also be using the full potential of the battery as they are connected in parallel. The lamp with the highest power will glow the highest P equal to VI. In the case all the bulbs have the same voltage but the lamp C has the highest current. यहाँ लैम्प यानी CP इक्वल टू 50 × 60 वॉट, यानी आपको मिलेगा क्या, W इक्वल टू 300 मिल जाएगा। अब आप टोटल करंट को यहाँ एम्पियर निकाल लीजिए, वोल्टेज आपका दिया है, फिर हम ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, यहाँ से आपको I की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, यहाँ से आप 50 से 16 को डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, 4 एम्पियर मिलेगा। जो और करके क्वेश्चन दिया गया है, और करके जो आंसर है इसका, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर at R and out of it is S. Field at S, field at P. Magnetic field stands for a straight current carrying conductor is universal proportional of the distance from the wire. थर्ड का जो होगा, द करंट विल बी गोइंग फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम इन द वायर जोन एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल, द थंब इज alligated to the direction of the current and the direction in which the fingers are wrapped around the wire will give the direction of the magnetic field line. इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपका ये टोटल आंसर होता है आपका 36, और 36 ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमें सबसे पहले आंसर आएगा वही आपको सबसे पहले लिखना है। जो हमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।